Hello dear students, my name is Dr. Shilpi Kumari. Welcome back to my channel Insight Classes हरिद्वार। जैसा कि आपको पता है जेनेटिक्स का एक सीरीज़ क्वेश्चन का सीरीज लेकर मैं आई थी। कल के भी क्लास में हमने 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन टॉपिक का, और आज भी उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ और सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ, जिसमें विथ ट्रिक एंड टेक्निक्स आपको मैं गाइड करूँगी और आप उस क्वेश्चंस को बिल्कुल मेरे तरीके से सॉल्व करना। कम टाइम में एक्यूरेसी के साथ आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज द अलील। अलील क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलील? अलील क्या है? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड अलील। लाइक अगर हम टॉल प्लांट की बात कर रहे हैं तो उसके जीनोटाइप को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे जो अल्टरनेट फॉर्म होता है ना, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, दीज अल्टरनेट फॉर्म इज कॉल्ड द अलील which is unable to express its effect in the presence of another is called। मतलब वो कौन सा ऐसा जीन है जो किसी अदर जीन के प्रेजेंस मात्र से अपना एक्सप्रेशन नहीं दे पाता है इन द प्रेजेंस ऑफ अदर। तो आप बोलोगे कि वो रेसेसिव होता है। जो रेसेसिव जीन्स होते हैं दे आर बेसिकली अनेबल टू एक्सप्रेस देयर जीन्स, वो अपने जीन का एक्सप्रेशन नहीं दे सकते हैं। जो नहीं देगा वो रेसेसिव हो गया, जो दे दिया वो डोमिनेंट हो गया। Question number 2. Which technique is used by Mendel for hybridization? Hybridization के लिए मेंडल ने कौन सा टेक्निक यूज़ किया था? तो देखो, हाइब्रिडाइजेशन कब पॉसिबल होगा? क्रॉसिंग में, जिसको हम बोलते हैं ना कि क्रॉस तैयार कराना, है ना, तो हाइब्रिड बनाना। तो हाइब्रिड या क्रॉस तैयार हम कब कराएंगे? जब पॉलिनेशन कैसा होना चाहिए? क्रॉस पॉलिनेशन होना चाहिए। तो उस कंडीशन के लिए टर्म एंड कंडीशन क्या अप्लाइड होगा? तो इन्होंने मेंडल ने क्या यूज़ किया? इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग, दोनों, एक को नहीं बोलना है। इमैस्कुलेशन का मतलब हो गया रिमूवल ऑफ एंथर, एंथर को रिमूव कर दिया। जो डिजायर्ड एंथर है वो ला करके स्टिग्मा पे डालना है। तो जैसे ही इसको रिमूव किया फिर उसकी बैगिंग हो जाती है, मतलब इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग बोथ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 3. व्हेन फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल देन इमैस्कुलेशन इज डन इन। पहली बात कि इमैस्कुलेशन टेक्निक सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए होता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन कब मतलब फिजिबल बनेगा? बाइसेक्सुअल फ्लावर में। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर रहेगा तो मतलब वहाँ पे आप देखो बाइसेक्सुअल फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन होगा। उस पॉलिनेशन को हमें रोकना है क्योंकि हमें डिजायर्ड प्लांट को क्रॉस करवाना है। ठीक है, तो कंडीशन क्या करेंगे? तो ये किसके एप्लीकेबल होगा? क्या ये बाइसेक्सुअल के लिए होगा या यूनिसेक्सुअल के लिए होगा? इमैस्कुलेशन बाइसेक्सुअल के लिए होगा। यूनिसेक्सुअल में तो भाई सिंगल एक मेल पेरेंट है और एक फीमेल पेरेंट है, तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाइसेक्सुअल में कि उसी एंथर का स्टिग्मा पे ना आ जाना, उसी के स्टिग्मा पे ना आ जाना, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। जबकि हमें ये नहीं कराना है, हमें क्या कराना है? क्रॉस कराना है। तो क्रॉस यानी डिजायर्ड प्लांट को क्रॉस कराना है इस प्लांट के साथ, तो इसके लिए इमैस्कुलेशन बैगिंग यूज किया जाता है। तो बाइसेक्सुअल के लिए यूज होगा। आप ऑप्शन देखो, इसमें दे रहा है व्हेन फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल में तो नीड ही नहीं है, तो ऑप्शन क्या जाएगा? डी, नन ऑफ द। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4. How many different types of gametes can be formed by F1 progeny resulting from the following cross this? अब देखो कितना सिंपल चीज है। इस क्रॉस से F1 जनरेशन में हमें क्या मिलेगा? AA, BB, CC। इसका मतलब ये कौन सा क्रॉस है? यहाँ पे 3 डिफरेंट कैरेक्टर्स को लिया, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है। तो ट्राई हाइब्रिड में कितने गैमेट्स बनेंगे? 2 का पावर Q। डोंट फॉरगेट जो फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस 1, 2 एंड 3। 2 का पावर Q, 2 into 2 into 2 means 8। So the correct answer is B। इजी हो गया ना? चलो क्वेश्चन नंबर 5. हाउ मेनी प्लांट्स आर डाइहाइब्रिड इन F2 जनरेशन ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस? कितने प्लांट्स
डाई हाइब्रिड होंगे, F2 जनरेशन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। देखो यहाँ पे थोड़ा सा टर्म को घुमा दिया है, मैं जो समझ पा रही हूँ डाई हाइब्रिड कहने का मतलब हो गया ये कंडीशन, दिस, यानी प्योर हेट्रोजाइगस कंडीशन, प्योर हेट्रोजाइगस कंडीशन ये होगा। और इसमें टोटल नंबर ऑफ कितने प्लांट्स बनेंगे, ऐसे कितने बनेंगे, तो आपको याद होगा जब मैं डाई हाइब्रिड पढ़ा रही थी तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में टोटल 16 कॉम्बिनेशंस बने थे। प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट एक ही था एंड प्योर होमोजाइगस रेसेसिव भी एक ही था ना एक। अब प्योर हेट्रोजाइगस की अगर हम बात करेंगे तो प्योर हेट्रोजाइगस डायगोनल में था 1 2 3 4, सो द करेक्ट आंसर इज 4। ऐसे वाले कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। हेट्रोजाइगस ये है, इसमें चॉइस बिल्कुल ये वाला आना चाहिए था, हेट्रोजाइगस टॉल का क्रॉस ड्वार्फ प्लांट के साथ किया, तो ये टॉल ये ड्वार्फ जब क्रॉस करे तो ये तो टेस्ट क्रॉस हो गया, सबको समझ में आ रहा है। टेस्ट क्रॉस क्या बताया था मैंने, F1 का क्रॉस रेसेसिव पेरेंट के साथ, तो F1 जनरेशन में तो हमें यही मिला था ना, मोनोहाइब्रिड में ये मिला था ना पक्का। तो इसका क्रॉस अगर इसके साथ कराए तो क्रॉस कौन सा हुआ, टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस में रेशियो क्या आता है, 1:1, मतलब 1:1 का मतलब हो गया 50% टॉल 50% ड्वार्फ, तो ड्वार्फ कितना होगा 50%। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, अ प्योर टॉल प्लांट कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम अ हाइब्रिड टॉल प्लांट। प्योर जो टॉल प्लांट है, प्योर टॉल प्लांट इसको बोलेंगे, ठीक है। ऑप्शन पढ़ो, बाय मेजरिंग लेंथ ऑफ प्लांट बिल्कुल भी नहीं, बाय स्प्रेइंग जिब्रेलिन बिल्कुल भी नहीं, इफ ऑल प्लांट्स आर टॉल आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन, इफ ऑल प्लांट्स आर ड्वार्फ आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन। अगर किसी वजह से सारे के सारे टॉल मिल रहे हैं आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन, तो इसका मतलब उसमें कुछ प्योर होगा कुछ हाइब्रिड वाला टॉल होगा। तो a pure tall plant can be differentiated from a hybrid tall plant if all plants are tall after self pollination। क्लियर? क्योंकि हमने आपको बताया था जब बात डोमिनेंट की आती है तो डोमिनेंट कंडीशन होमोजाइगस में भी रिप्रेजेंट होगा और हेट्रोजाइगस में भी होगा। होमोजाइगस मतलब अगर हम कैपिटल टी लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये टॉल प्लांट है, अगर हम कैपिटल टी स्मॉल टी लिख रहे हैं तो ये भी टॉल प्लांट है। डिफरेंस क्या है, ये टॉल है कैसा टॉल, होमोजाइगस टॉल है, एंड दिस इज द हेट्रोजाइगस टॉल। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिप्रेजेंटेड बाय जीनोटाइप। मैंने इसको एकदम एक लाइन में स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलो, एकदम स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन है ये। जेनेटिक कंस्टिट्यूशन किसी इंडिविजुअल का क्या होता है, जीनोटाइप होता है, तो जीनोटाइप इसका आंसर लग गया। क्वेश्चन नंबर 10, जीन डोंट अकर इन अ पेयर इन। देखो जाइगोट में डिप्लॉइड कंडीशन, सोमैटिक सेल्स डिप्लॉइड कंडीशन, एम्ब्रियो डिप्लॉइड कंडीशन, एंड एवरी टाइम जब कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया या जेनेटिक्स पढ़ाया वहाँ पे सबसे पहला जो की कॉन्सेप्ट आपके माइंड में गया होगा जो मैंने दिया वो ये दिया कि गैमेट ऑलवेज हैप्लॉइड, ठीक है, स्पोर्स ऑलवेज हैप्लॉइड। अब आप बोलोगे जाइगो स्पोर का क्या है मैम, तो जाइगो स्पोर जाइगोट बनने के बाद एक लेयर जो बनता है, तो जाइगोट बन गया मतलब जाइगोट तो इटसेल्फ 2n है, तो जाइगो स्पोर डिप्लॉइड होगा, बट ऑल टू ऑल स्पोर्स आर हैप्लॉइड। गैमेट हैप्लॉइड, जाइगोट डिप्लॉइड, एम्ब्रियो डिप्लॉइड, ठीक है। तो यहाँ पे एम्ब्रियो हो गया 2n, तो क्या पूछा है आपसे, डोंट अकर इन पेयर, पेयर में नहीं है मतलब हैप्लॉइड कंडीशन में है, तो गैमेट, गैमेट ऑलवेज हैप्लॉइड, ये ऑलवेज हैप्लॉइड इन नेचर, हैप्लॉइड इन नेचर, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन, लाइक बिकेट्स लाइक, मतलब मनुष्य का बच्चा, मनुष्य का बेबी मनुष्य बनेगा, काऊ का बेबी काफ, डॉग पपी, है ना। तो यहाँ पे लाइक बिगेट्स लाइक का मतलब ये है, एन इम्पोर्टेंट एंड यूनिवर्सल फेनोमेनन ऑफ लाइफ इज ड्यू टू इनहेरिटेंस। जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो जीन ट्रांसफर हुआ, जो ह्यूमन का जीन ह्यूमन में गया तो ह्यूमन बना, डॉग का जीन डॉग में गया तो डॉग बना, है ना।
काउ का जीन काउ में गया तो काउ बना, तो यहाँ पे हो गया लाइक बिगेट्स लाइक। ये फेनोमेनन इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म विथ जीनोटाइप दिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो आज तो मैं ये क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करूंगी, बताओ इसका आंसर क्या होगा, कितने गैमेट बनेंगे? नंबर ऑफ गैमेट चॉइस तुम्हारे सामने है, बताओ। 2 बनेंगे। अच्छा 2 का पावर 1। हेटेरोजाइगस कौन है इसमें? कोई नहीं है, 2 की पावर 0 तो 1 है। हाँ तो आंसर क्या होगा? तो इतना हेजिटेशन क्यों है? कॉन्सेप्ट कभी गलत नहीं हो सकता अगर कॉन्सेप्ट सही तरीके से लिया गया है। बोल तो दिया कि क्वेश्चन का फॉर्मेशन चेंज हो सकता है, उसका ओरिएंटेशन चेंज हो सकता है, कॉन्सेप्ट नेवर चेंज्ड, कभी नहीं चेंज होगा। और मैंने जो कॉन्सेप्ट दिया है गैमेट बनाने का वो क्या दिया है, आपको क्या देखना है, हेटेरोजाइगस कितने हैं, इसमें कितने हेटेरोजाइगस, ये होमोजाइगस, ये होमोजाइगस, ये होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस तो एक भी नहीं है। तो अगर एक भी नहीं है तो 2 का पावर 0 होगा। अगर 2 का पावर 0 है तो मैथमेटिक्स तो सबको आता है, 2 का पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। तो यानी एक ही बनेगा गैमेट, और वो गैमेट कौन सा बनेगा? वो गैमेट होगा A, B, C। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13, वन ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट कंस्टिट्यूट द 7 contrasting pair of characters noticed by Mendel। हाइट ऑफ प्लांट तो था उनका, शेप ऑफ लीव्स ये तो बिल्कुल भी नहीं था, शेप ऑफ पॉट था, कलर ऑफ पॉट था। चलो ये इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं, तो बी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू मेंडलिज्म विच कैरेक्टर इज शोइंग डोमिनेंस। डोमिनेंस कैरेक्टर क्या है? तो एक्सियल एंड टर्मिनल वो फ्लावर का था, तो टर्मिनल तो रेसेसिव हो गया। आपसे पूछा जा रहा है डोमिनेंस, ठीक है। ग्रीन कलर सीड कोट, सीड का कलर राउंड एंड येलो, तो ये भी नहीं होगा। रिंकल्ड रेसेसिव है, ग्रीन पॉट कलर इज करेक्ट वन, डी। थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों में आएगा किस चीज़ को लेके, बी ऑप्शन को लेके, बट एक चीज़ याद रखना, राउंड एंड येलो हम बोलते हैं ना, तो राउंड क्या है? शेप ऑफ सीड। सीड के ही 2 कैरेक्टर्स लिए थे उन्होंने डाइहाइब्रिड में, तो शेप ऑफ सीड एंड कलर ऑफ सीड। तो कलर ऑफ सीड डोमिनेंट में क्या था? तो सबको पता है येलो था, तो सीड का कलर येलो था, और यहाँ पे बता रहा है ग्रीन सीड कोट, तो ये तो होगा ही नहीं, तो रेसेसिव कैरेक्टर है। आपसे डोमिनेंट पूछा गया है, तो पॉड का कलर ग्रीन था, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 15, ड्यू टू द क्रॉस बिटवीन दिस एंड दिस the resultant progeny showed how many % plant would be tall red flower। तो देखो यहाँ पे कैपिटल T, कैपिटल T, कैपिटल R, स्मॉल r, इसका मतलब ये हुआ टॉल और रेड है, ये डोमिनेंट है। इसका क्रॉस इसके साथ कराया, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा ड्वार्फ एंड वाइट, जो भी है। खैर क्वेश्चन को उससे कोई लेना देना नहीं है, जो ये जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया टॉल एंड रेड का ही। अभी देखो कैसे बनता है ये। तो इसमें आप बताओ कि इसके गैमेट कितने बनेंगे, कितने गैमेट बनेंगे, फटाफट बताओ। हैं? इसके लिए गैमेट कितने बनेंगे भाई? हमको कुछ नहीं देखना, हेटेरोजाइगस देखना है। एक हेटेरोजाइगस है, 2 गैमेट बनेगा, 2 का पावर 1। तो एक बनेगा कैपिटल T कैपिटल R और एक बनेगा कैपिटल T स्मॉल r, राइट। और यहाँ पे तो एक ही टाइप का बनेगा TR। तो इसमें ये हो गया कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल T स्मॉल r स्मॉल r। नेचर क्या होगा? तो ये टॉल एंड रेड होगा, और ये टॉल एंड जो भी होगा वाइट है तो वाइट होगा, ठीक है। आपसे पूछा गया है टॉल एंड रेड कितना, इसको 100% मान लिए तो 50% टॉल एंड रेड, ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, मेंडल ऑब्टेन रिंकल्ड सीड इन पी ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ शुगर इंस्टेड ऑफ स्टार्च, इट वाज ड्यू टू व्हिच एंजाइम। तो वहां पे एब्सेंस ऑफ स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम की वजह से। स्टार्च का जो फॉर्मेशन होता है ना, उसमें 2 हैं, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। तो
यहाँ एब्सेंस ऑफ स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम की वजह से। कभी तुमने नोटिस किया है पी प्लांट का पॉड हटाओ, उसके जो मटर का दाना है, एक जो एकदम इंटैक्ट है सॉलिड है वो खाओ, और एक जो थोड़ा सा रिंकल्ड हो रखा है वो, दोनों में मीठा कौन लगेगा? जो रिंकल्ड हो रखा है ना वो मीठा लगता है। क्यों मीठा लगता है? ये मेंडल ऑब्टेन रिंकल सीड जो होगा वो मीठा होगा ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द शुगर इंस्टीड ऑफ स्टार्च। इट वाज ड्यू टू द विच एंजाइम? एब्सेंस ऑफ स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। चलो क्वेश्चन नंबर 17, अ जीन सेड टू बी डोमिनेंट इफ इट एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट ओनली इन होमोजाइगस। पहली बात कि जो डोमिनेंट जीन होता है वो अपना एक्सप्रेशन होमोजाइगस कंडीशन में भी दे सकता है, हेट्रोजाइगस फॉर्म में भी दे सकता है। बताया था कैपिटल टी भी टॉल होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल होगा। डिफरेंस क्या है? एक होमोजाइगस डोमिनेंट है और एक हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट दोनों में रिप्रेजेंट होगा। चॉइस ढूंढो, ए ऑप्शन तो नहीं रहा। इट एक्सप्रेस्ड ओनली इन हेट्रोजाइगस, ये भी नहीं होगा। इट एक्सप्रेस्ड बोथ इन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन, सी ऑप्शन। ठीक है, इट नेवर एक्सप्रेस्ड इन एनी कंडीशन, ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अभी मैंने बताया ना कि जो डोमिनेंट जीन होगा वो दोनों ही फॉर्म में हो सकता है, मतलब इसके लिए भी हम टॉल बोलते हैं, इसके लिए भी टॉल बोलते हैं। डिफरेंस क्या है? ये होमोजाइगस हो गया, ये हेट्रोजाइगस हो गया। क्वेश्चन वही है, अ जीन सेड टू बी डोमिनेंट इफ इट एक्सप्रेस, क्योंकि जो डोमिनेंट जीन है वो अपना एक्सप्रेशन तो देगा ही देगा, तो इट एक्सप्रेस बोथ इन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन, दोनों में देगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, अ प्लांट ऑफ F1 जनरेशन विथ जीनोटाइप दिस ऑन सेल्फिंग विथ प्लांट, व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो इन F2 जनरेशन? अब देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर भी तुम ही लोग बताओ तो अच्छा रहेगा। बताओ, ऑनलाइन वाले भी ऑफलाइन वाले भी, कोई भी बता दो क्या होना चाहिए। 4 चॉइस सामने में है। मैंने बताया है गैमेट बनाने का कॉन्सेप्ट, क्या बताया कि आपको देखना क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। कितने हेट्रोजाइगस हैं? एक है। एक हेट्रोजाइगस मतलब 2 गैमेट बनेगा, और 2 गैमेट कहाँ पे बनता है? अब इसी हेट्रोजाइगस को अगर क्रॉस कराया जाए, मतलब इसी जीनोटाइप को सेल्फिंग कराया जाए, तो F2 जनरेशन में क्या रेशियो हमें मिलेगा? आप ये सोच के मत घबरा जाना कि यहाँ पे 3 दिया है तो ये ट्राई हाइब्रिड है, बिल्कुल भी नहीं, ये मोनोहाइब्रिड है। ठीक है, मोनोहाइब्रिड है। अगर हम इसी का क्रॉस इसके साथ कराएं, AA, BB एंड CC का क्रॉस AA, BB एंड CC के साथ कराएं, तो क्या हमें मिलेगा? हमें वही रेशियो मिलेगा, मोनोहाइब्रिड वाला ही मिलेगा। 3 एक जैसा, एक अलग, 3:1। कौन सा रेशियो मांगा है? फिनोटिपिक। हम इतना इसके कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे, हम सीधे ये देखेंगे ये कौन सा क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो 3:1, ए ऑप्शन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19, Which one of the following trait of garden pea studied by Mendel was a recessive feature? देखो वो जो 7 कैरेक्टर है ना जो NCERT में गिवन है, उसको बहुत अच्छे से माइंड में रख लेना। मैं रटने की सलाह तो कभी नहीं देती हूँ, तो रटना नहीं है। बायोलॉजी रटने की चीज़ है ही नहीं, समझने की चीज़ है। वो 7 कैरेक्टर आप अपने माइंड में रखिए, क्योंकि एवरी ईयर नीट एग्जाम में या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेनेटिक्स का है या BSc नर्सिंग का है, मैंने उसके भी क्वेश्चंस के पैटर्न्स को देखा है, तो उसमें भी एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो ये वाला रहता है, विच वन इज द डोमिनेंट कैरेक्टर चोजन बाय द मेंडल, या इनमें से कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है, कौन सा रेसेसिव है मेंडल के अकॉर्डिंग, वो जो 7 कैरेक्टर था उसमें से। तो वो क्यों ना हम उस 7 कैरेक्टर को अच्छे से माइंड में सेट कर लें, कौन डोमिनेंट है और विच वन इज डोमिनेंट एंड विच वन इज रेसेसिव। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया है? रेसेसिव फीचर। रेसेसिव फीचर में अगर हम देखें तो बताओ, एक्सियल फ्लावर का पोजीशन था, ये डोमिनेंट था। ग्रीन सीड कलर, सीड का कलर तो येलो था, राउंड येलो, तो ये तो यहीं पे बी ऑप्शन आ गया। ग्रीन पॉट कलर, ये तो डोमिनेंट था। आपसे रेसेसिव पूछा गया है। राउंड सीड शेप,
ये भी डोमिनेंट था, तो बी ऑप्शन मिल गया हमें। 20. A trihybrid cross is made between two plants with genotype this. How many offspring of such cross will have genotype this? ठीक है, तो भाई देखो ये ट्राईहाइब्रिड है, ट्राईहाइब्रिड में टोटल कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे, उसके लिए भी फॉर्मूला है 4 का क्यूब, यानी 64 कॉम्बिनेशंस बनेंगे ट्राईहाइब्रिड के लिए। डाईहाइब्रिड के लिए कितना बनता है, 16 बनता है। कैसे निकाला, 4 का स्क्वायर 16। मोनोहाइब्रिड में कितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं, मोनोहाइब्रिड में कॉम्बिनेशंस बनते हैं 4, टोटल 4 ही बनते हैं, एक टी टी, 2 कैपिटल टी स्मॉल टी और एक स्मॉल टी। ठीक है, तो अब आपको ये तो क्लियर हो गया कि ट्राईहाइब्रिड के लिए टोटल कितने बनेंगे, 64। अब उस 64 में प्योर रेसेसिव फॉर्म कितने बनेंगे, अब याद करो, डाईहाइब्रिड में भी एक ही बना था, इसमें भी एक ही बनेगा, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा 1/64। गलती से भी 1/16 नहीं लगाना है। ठीक है, करेक्ट आंसर आ गया 20 का भी। 21, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि आपको ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। हाउ इज द अरेंजमेंट ऑफ मेंडल सिलेक्टेड 7 कैरेक्टर्स ऑन द 4 क्रोमोसोम। मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर्स चूज किया था, वो 7 कैरेक्टर्स बेसिकली क्रोमोसोम 4 क्रोमोसोम के ऊपर था। वो जो जीन थे, 7 कैरेक्टर्स वाले जो जीन थे, वो जीन 4 क्रोमोसोम के ऊपर था और हम इसको ऐसे याद किए हुए थे 1 4 5 7। क्रोमोसोम नंबर 1 4 14, मतलब ऐसे बोलते हैं ना 14 57, ऐसे याद रखते हैं। तो क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 4, क्रोमोसोम नंबर 5, क्रोमोसोम नंबर 7। 1 4 5 7 वाला चॉइस हमारे पास 2 भी नहीं गया, नहीं 3 है। अब ये भी याद करना होगा किसमें कितने, तो 2 इन क्रोमोसोम नंबर 1, 2 कैरेक्टर क्रोमोसोम 1 पे मिला था, 3 कैरेक्टर क्रोमोसोम 4 पे मिला था, 1 क्रोमोसोम नंबर 5 पे मिला था और 1 क्रोमोसोम नंबर 7 पे मिला था। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. When 2 different genotypes produce the same phenotype due to the environmental difference, then each one is known as phenocopy. हाँ, फिनोकॉपी, फिनोटाइप तो होगा नहीं, प्रोजेनी का मतलब ऑफ स्प्रिंग, इंडिपेंडेंट ऑफ स्प्रिंग होगा नहीं। एलिमिनेशन टेक्निक भी अगर हम यूज करेंगे तो भी हम करेक्ट ऑप्शन के साथ चल पड़ेंगे। अब देखो ऐसा होता है ना कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर कोई बच्चा ये सोच के जा रहा है कि हमने तो पूरा अच्छे से रिवीजन कर रखा है, मतलब पूरा कंप्लीट कर रखा है सिलेबस और पूरा पढ़ के हम जा रहे हैं कंपटीशन देने के लिए, वहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस आपको आते ही हो। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि 4 to 5% क्वेश्चंस अनयूजुअल भी होते हैं, वहाँ पे हमें अपना IQ इस्तेमाल करना पड़ता है, कुछ अदर टेक्निक को अप्लाई करना पड़ता है। और ऐसा सिर्फ नीट या जो कॉमन जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें ही नहीं, यूपीएससी वाले में भी बच्चे करते हैं, स्टूडेंट करते हैं, और वो टेक्निक बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक होता है, लेकिन वो टेक्निक भी वही स्टूडेंट अप्लाई कर पाएगा जिसके पास कॉन्सेप्ट और नॉलेज होगा, और वो टेक्निक है एलिमिनेशन टेक्निक। मतलब आप अगर अवेयर हो बाकी 3 चॉइस से कि इसका मीनिंग ये है, इसका ये है, ये है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो 3 नहीं हो सकता, जो मतलब बचा वही उसका करेक्ट आंसर होगा। तो अभी मैं इसी मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश की हूँ। फिनोटाइप एक्सटर्नल अपीयरेंस है, इसका इससे कोई तालमेल नहीं है। प्रोजेनी ऑफ स्प्रिंग होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ स्प्रिंग ये भी इससे मैच नहीं कर रहा। फिनोकॉपी, कॉपी मतलब डुप्लीकेशन, when 2 different genotype produces the same phenotype, मतलब डुप्लीकेशन। ठीक है, और यहाँ पे बता रहा है environmental difference of in each one is known as, it is called the phenocopy। 23. When a red flower homozygous, red flower homozygous RR, ये रेड है, लेकिन याद रखना मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या सोचेंगे पता है, मोस्टली बच्चे क्या सोचेंगे, बोलेंगे अच्छा रेड फ्लावर है, वो कुछ नहीं देखेगा आगे, वो आंसर लगाएगा पिंक।
वो ये सोचेगा रेड फ्लावर व्हाइट फ्लावर के साथ क्रॉस किया तो F1 जनरेशन में पिंक आया था। अरे वो किस प्लांट में आया था? पी प्लांट में नहीं आया था, वो आया था स्वीट पी में, स्वीट पी में, लथाइरस ओडोरेटस में आया था। ठीक है, या आप ये बोल सकते हो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो केस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस 4 o'clock प्लांट, या इसको बोला जाता है स्नैपड्रैगन प्लांट या मिराबिलिस जालपा, उनमें ये रिपोर्ट किया गया था। ठीक है, ये पी प्लांट पे नहीं था। पी प्लांट बोले तो पाइसम सटाइवम। तो जैसे ही पी प्लांट देखा माइंड में आना चाहिए मेंडलिज्म, मेंडेल के वर्क। तो व्हेन अ रेड फ्लावर, रेड कलर का फ्लावर को क्रॉस किया गया व्हाइट फ्लावर के साथ, तो व्हाट कलर इज प्रोड्यूस्ड इन F1? RR इज व्हाइट। तो F1 जनरेशन में क्या होगा अगर क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा? रेड आएगा, ऑल रेड। ये वाला कंडीशन बनेगा, ये कंडीशन बनेगा एंड ऑल रेड। क्यों बताया रेड? क्योंकि यहाँ पे पी प्लांट है और पी प्लांट मेंडेल वाला डिस्कवरी याद करो। ठीक है, मोनोहाइब्रिड। तो यहाँ पे ऑल क्या हो जाएगा? रेड। ए ऑप्शन जाएगा, पिंक तो बिल्कुल भी नहीं होगा। पिंक तब होता अगर कंडीशन यहाँ पे लिखा होता, या तो लिखा होता कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस है, या लिखा होता 4 o'clock प्लांट या मिराबिलिस जालपा या स्नैपड्रैगन प्लांट में। आप बताओ कि क्या मतलब F1 जनरेशन में हमें मिलेगा। ठीक, तो आंसर पिंक होता। बट यहाँ तो क्लियर कट है पी प्लांट है, तो पी प्लांट में तो वही रेड ही मिलेगा लॉ ऑफ डोमिनेंस से। 23-24 If a heterozygous tall is crossed with a homozygous dwarf, heterozygous tall का क्रॉस homozygous dwarf के साथ किया, then what shall be the percentage of dwarf? 50% dwarf, 50% tall। क्यों? ये टेस्ट क्रॉस है। बस आप एकदम पक्के हो जाओ कि क्रॉस पहचान पाओ कि ये कौन सा क्रॉस है। F1 का क्रॉस रेसेसिव के साथ, हेट्रोजाइगस का क्रॉस रेसेसिव के साथ हुआ, तो 50% टॉल आएगा, 50% ड्वार्फ आएगा। परसेंटेज किसका पूछा? ड्वार्फ का। आंसर डी, 50%। इफ अ होमोजाइगस टॉल प्लांट, होमोजाइगस टॉल प्लांट, ठीक है, होमोजाइगस टॉल प्लांट क्रॉस्ड विथ अ ड्वार्फ प्लांट, इसको ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस किया, व्हाट शैल बी द रेशियो प्लांट इन ऑफ स्प्रिंग? उसके ऑफ स्प्रिंग में क्या रेशियो आएगा? तो भाई आएगा तो ये, और सब के सब वही आएंगे F1 जनरेशन में। ठीक है, ऑल हेट्रोजाइगस टॉल, पहला ये ऑप्शन आ गया, क्योंकि आपसे ये नहीं बोला गया है कि F2 जनरेशन में क्या है, ये तो बोला कि बस इसको क्रॉस कराओ, उसके बाद जो ऑफ स्प्रिंग आएंगे वो बताओ। इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में ऑल टॉल होगा, लेकिन कैसा टॉल होगा? हेट्रोजाइगस टॉल होगा। अब यहाँ पे दे रहा है 2 टॉल 2 ड्वार्फ, सवाल ही नहीं उठता। 1:1 ये जीनोटिपिक रेशियो है, बट F2 जनरेशन में आएगा ऑल होमोजाइगस ड्वार्फ, बिल्कुल भी नहीं आएगा, पूरा का पूरा डोमिनेंट ही आएगा और हेट्रोजाइगस टॉल ही आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल हेटेरोजाइगस टॉल। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। आई होप कि सारे बच्चे बहुत अच्छे से एंजॉय किए होंगे इस क्वेश्चन को भी, और कल के सीरीज से आज का सीरीज, क्योंकि कल मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, तो अगर आपने उन कॉन्सेप्ट को माइंड में रखा होगा तो आज का ये क्वेश्चन सीरीज आपको बहुत ईजी लगा होगा। अगर सच में ईजी लगा है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका कमेंट हमें मोटिवेट करेगा। मैं तो मोटिवेट करती ही हूँ, बट आपके वैल्यूएबल कमेंट से हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि चलो हम जो एक गुड वर्क लेकर के इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो उसका कुछ तो अच्छा इम्पैक्ट हमारे स्टूडेंट्स पे पड़ रहा है और हमारे स्टूडेंट्स इससे बेनिफिटेड हो रहे हैं। जैसा कि अभी फोर्थ कमिंग एग्ज़ाम आपका नीट अब आने ही वाला है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, बट आप अगर इस तरीके से एक प्रॉपर वे में स्टडी करोगे, आई एम डैम श्योर कि आपका सिलेक्शन निश्चित है। क्योंकि देखो बायोलॉजी अपने आप में कितने क्वेश्चंस रख रहा है? 90 क्वेश्चन, 50% वेटेज है, और इसमें एक तो आपको टाइम कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस एक्यूरेसी के साथ कर सकते हो, तो आपका टाइम यहाँ से सेव होगा।
तो क्यों ना क्यों आप जो ये बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट है उसको एकदम क्लियर करके एक एक टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कीजिए कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के साथ, और फिर बायोलॉजी को पक्का कीजिए। 360 में 360 नंबर पक्के से आएगा। और ऐसा मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट भी अच्छे, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आए। 360 में किसी को 323 भी आया, किसी का 355 भी आया, किसी का 343 भी आया। तो क्यों नहीं, अब आप है ना 360 ला के दिखाओ। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। टिल देन बाय।